सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 5 मई के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे कई खबरों के बीच में खबर आती है, महिलाएं हो रही हैं घरेलू हिंसा की सबसे ज़्यादा शिकार। ये महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े आए हैं, चौंकाने वाले आंकड़े हैं, कई राज्यों के आए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग को इस साल अब तक कुल 7,600 शिकायतें मिली, जिसमें सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा, मारपीट और आपराधिक धमकी के मामले में है। घरेलू हिंसा की कुल 1500 शिकायतें दर्ज की गईं, जो कुल शिकायतों का करीब 20% हैं। मतलब रिपोर्टिंग अगर हम बात करें कि कितनी रिपोर्ट हो रही है टोटल क्राइम में, मात्र 20% हो रही हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा शिकायतें मिली हैं, जहाँ पहली तिमाही में लगभग 4,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद दिल्ली में कुल 688 और महाराष्ट्र में फिर ट्रिपल डिजिट्स में ही आपके आंकड़े हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के अनुसार घरेलू हिंसा की जनवरी में 300 से फरवरी में 390, मार्च में 513 और अप्रैल में 322 और मई में अब तक 2 शिकायतें मिली हैं। तो लगभग देखा जाए तो ऑन एवरेज पर मंथ अगर हम देखें यहाँ पे तो लगभग 300 से लेके 500 शिकायतें मिल रही हैं पर मंथ। और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं समाज के लिए भी। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सोसाइटी के पेपर में आपको ये एक हाईलाइट करने को मिल सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कंसर्न है यहाँ पे समाज की कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध, सबसे बड़े घरेलू अपराध में कमी नहीं आ रही है, बढ़ते ही जा रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल में शिकायतों में उछाल देखा गया, जब आयोग को 2,123 शिकायतें मिली, जो पहली तिमाही में किसी भी महीने से ज़्यादा थीं। इसके अलावा 881 शिकायतों का एक हिस्सा अभी भी किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है। पिछले साल महिला आयोग के पोर्टल पर कुल 25,000 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार, घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न की श्रेणियों के तहत शिकायतें सबसे आम थीं। बहुत ही दुखद है कि इस आधुनिक समाज में, तकनीकी समाज में, एक वो समाज जो और आगे की तरफ जा रहा है, भारत विश्वगुरु बन रहा है, लेकिन महिलाओं को अभी भी सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगला आज के संवाद की शुरू कर रहे हैं। दवा की पहुंच, ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहे हैं कि जिनमें कमज़ोर या गरीब तबकों के लोग इलाज ठीक से नहीं करा पाते, क्योंकि उसके इलाज का खर्च वहन करने उसकी क्षमता से बाहर होता है। इलाज में सबसे अहम खर्च दवाओं पर होता है, जिनकी कीमत कई बार सबकी पहुंच में नहीं होती। समुचित स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में समय के साथ यह एक बड़ी समस्या बनती गई है। दवाओं की बेलगाम कीमतों को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। सरकार ने इस मुश्किल से पार पाने के लिए वैकल्पिक उपाय के तौर पर मरीजों के लिए जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अब भी इस दिशा में कई ठोस प्रगति नहीं दिखी है। सरकार ने देखिए प्रयास करता है कि जेनेरिक मेडिसिन आपके प्रोवाइड कराए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मगर इनका जो प्रयास था वो इतना कामयाब नहीं रहा है। और कीमतों और कंपनियों की अनैतिक विपणन के चलन पर काबू पाने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान गत शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिकित्सक अगर सिर्फ जेनरिक दवाएं लिखे तो दवा कंपनियों और चिकित्सकों के बीच रिश्वतखोरी के से उपजी समस्या को रोका सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम प्रयास, तमाम योजनाएं करना एक अलग अलग बात है। अगर डॉक्टर्स डायरेक्टली जेनरिक दवाई ही रिकमेंड करेंगे, तभी ये इंडस्ट्री चेंज हो पाएगी। जो फार्मा कंपनीज महंगी महंगी दवाइयाँ निकाल के ओवर प्राइस्ड डॉक्टरों को और अपने बीच एक बड़ा फाइनेंशियल नेटवर्क बनाई हुई हैं, ये नेटवर्क तभी टूटेगा डॉक्टर खुद जेनरिक मेडिसिन रिकमेंड करना शुरू कर देगा। ये छिपा नहीं है कि दवा कंपनियों के दबाव में डॉक्टर मरीजों को आम तौर पर महंगी दवाएं लिखते हैं, जबकि उन्हीं रासायनिक मिश्रण से बनी और समान असर वाली उपयोगी जेनरिक दवाओं की कीमत काफ़ी कम हो सकती है। दरअसल मरीजों की ज़रूरत से ज़्यादा दवाएं लिखने के एवज में दवाई कंपनियां चिकित्सकों की कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराती रहती हैं, उन्हें प्रकारांतर से रिश्वत भी देती हैं। इस तरह डॉक्टरों पर यह दबाव बनता है कि वह मरीजों को किस खास ब्रांड या कंपनी की वे दवा लेने की सलाह दें। अब कई बार सरकार ने प्रयास करा है, मगर ये नेटवर्क नहीं टूट पाता है। जैसे वैसे पहले प्रयास करा गया था कि जो गिफ्ट कल्चर है, पहले जो फार्मा रिप्रेजेंटेटिव होते थे, आपके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एमआर, ये लोग डॉक्टर्स को लुभाने के लिए बड़े बड़े गिफ्ट्स देते थे, बहुत गिफ्ट्स देते थे। ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डॉक्टर करता था कि वो उसी कंपनी की दवाइयाँ लिखें, मेडिसिन लिखें। सरकार ने फिर इस पर रोक लगा दी कि किसी भी प्रकार गिफ्ट देने के लिए मना कर दिया गया है।
सरकार प्रयास कर रही है, मगर इसका सिंपल और ईज़ी सॉल्यूशन यही रहेगा कि डॉक्टर खुद ही जेनेरिक मेडिसिन को रिकमेंड करेंगे। दैट्स द अल्टीमेट सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। संबंधों के बदलते समीकरण। अमरपाल सिंह वर्मा साहब कहते हैं, भारत में विवाह सिर्फ एक सामाजिक परंपरा नहीं है, बल्कि इसे एक संस्था का दर्जा हासिल है। इसे गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अवधारणा जुड़ी है। विवाह वह संस्था है विवाह संस्था है जो दो व्यक्तियों को जीवन भर के लिए प्रेम, भरोसे और समर्पण के रिश्ते में बांधती है। विवाह का उद्देश्य केवल एक दूसरे का साथ निभाना नहीं, बल्कि एक संपूर्ण परिवार की नींव रखना भी होता है। यही वजह है कि विवाह से उत्पन्न होने वाले रिश्ते समाज की रीढ़ माने जाते हैं। वही देखिए, विवाह मैरिज जो होती है, ये मात्र दो लोग नहीं है। विवाह पूरा समाज है, एक संस्था है अपने आप में। विवाह ही आने वाले समाज का बुनियाद है, फाउंडेशन है। विवाह जैसी संस्था ताउम्र सहजीवन की पैरवी करती है। हमारे देश में विवाह सदियों पुरानी परंपरा है, जिसके बिना सब कुछ अधूरा सा महसूस होता है। हमारा समाज विवाह से उपजे रिश्तों को न केवल स्वीकार करता है, बल्कि इज्जत भी देता है। इतनी समृद्ध परंपरा वाले इस देश में क्षणिक रिश्तों की ओर भागने की कोशिश की जा रही है। क्षणिक रिश्तों के फायदे समाज में प्रचारित किए जा रहे हैं। मतलब आजकल ना क्या हो रहा है, अब आजकल रिलेशनशिप या फिर रिश्तों का नया कैटेगरीज आ गई हैं। अब लोग लिव इन, मतलब बिना शादी करे रहना, या फिर क्विक रिलेशनशिप्स, एवर चेंजिंग रिलेशनशिप्स पे बिलीव कर रहे हैं, ना कि लॉन्ग टर्म मैरिज पे। इन दिनों परंपराओं में यकीन करने वाले भारत में एक नया शब्द तेजी से उभर जा रहा है, वह है नैनोशिप। ये शब्द एक डेटिंग ऐप ने पेश किया है, जिसमें दावा किया गया है कि वर्ष 25 में रोमानी रिश्तों की परिभाषा इसके जरिए बदल जाएगी। नैनोशिप के बारे में भारत से पहले कोई चर्चा नहीं हुई थी। ये चर्चा तो सबसे होने लगी है जब डेटिंग ऐप ने हौले से ईयर इन स्वाइप 24 नामक एक रिपोर्ट परोस दी। एक मतलब ऐप ने रिपोर्ट दी, उसमें बताया कि नैनोशिप की अवधारणा लोगों के सामने रख कर दावा किया गया कि ये एक ऐसा नया तरीका है जो वर्ष 25 में डेटिंग की दुनिया को अलग कर तरह से प्रभावित कर सकता है, और व्यापार और प्यार करने की परिभाषा को पूरी तरह बदल सकता है। सवाल उठता है कि भारतीय समाज में ऐसी धारणा का प्रसार क्यों किया जा रहा है, मतलब क्यों ये एक ब्रेन वॉशिंग भी करी जा रही है एक समाज में कुछ लोगों के द्वारा, कि इस विवाह से लोगों को भटका के अन्य प्रकार के रिलेशनशिप की तरफ धकेला जाए। दरअसल रिलेशनशिप एक ऐसा रिश्ता है जो बेहद अल्पकालिक होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, कुछ घंटों का, दिनों का या हफ्तों के लिए हो सकता है। 18 से 34 वर्ष के बीच के 8,000 युवाओं के बीच सर्वे में ये पाया गया कि रोमांस और तात्कालिक जुड़ाव उनके लिए बहुत मायने रखता है। विशेष रूप से कुंवारे युवाओं के लिए नैनोशिप आकर्षक विकल्प बन रहा है, क्योंकि इसमें कोई जिम्मेदारी या सामाजिक बंधन नहीं होता। यह रिश्ता सिर्फ पल भर की खुशी के लिए होता है। मगर सवाल यह है कि क्या 8,000 लोगों का सर्वेक्षण एक पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है? भारत की आबादी 140 करोड़ से अधिक है, और उसमें भी युवा। और ये बात भी सही है कि मात्र एक छोटे से सैंपल साइज 8,000 लोग के आधार पे हम एक नया पूरा समाज को नहीं डिफाइन कर सकते हैं, है ना। विचारों के आधार पर एक सामाजिक ग्रुप को स्थापित करना ना केवल भ्रामक है, बल्कि समाज को गलत दिशा में धकेलने के समान भी है। बिल्कुल गलत है, मगर फिर भी एक पॉइंट यहाँ पे कंसर्न का है कि लोग सोच रहे हैं ऐसा। जो लोग इसके महिमा मंडन में जुटे हैं, उनका तर्क है कि इस रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव शून्य या नामात्र होता है। इसमें किसी और कोई दायित्व नहीं है, ना ही लंबे समय तक किसी को बोझ ढोने की मजबूरी। इस प्रकार देश में अनावश्यक को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, और उनमें बाजारवाद साफ महसूस होता रहा है। आज डेटिंग एप्लीकेशन एक बड़ा उद्योग बन चुका है, जो रिश्तों की एक उपभोग की वस्तु के रूप में परोस रहे हैं। अब देखिए, इसमें फ़ायदा किसका है? अल्टीमेटली फ़ायदा डेटिंग एप्लीकेशन का है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट रिलेशंस में रहेंगे, तो आपको अगली बार फिर एक नया चाहिए होगा। कहाँ जाएंगे आप? मोबाइल फ़ोन पे, एप्लीकेशंस के पास। तो ये जनरली एक जानबूझ के डेटिंग एप्लीकेशंस, पूरी इंडस्ट्री, एजेंसीज अपनी एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, नए नए टर्म्स ला के आपके सामने, कि देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन वाला भी होता है रिलेशन, ताकि आप ब्रेन वॉश हो, और बाद में जब एक बार एक रिलेशन ख़त्म हो जाए, फिर आप दूसरा ढूंढने के लिए डेटिंग एप्लीकेशन के पास ही जाएं, जिससे उनकी आय वैसी वो बढ़ रही है और बढ़ जाएगी।
आज डेटिंग ऐप एक बड़ा उद्योग बन चुका है जो रिश्तों को एक उपभोग की वस्तु के रूप में परोस रहे हैं। इससे बाजार को नए उत्पाद और नए ग्राहक मिलते हैं। सवाल है कि क्या ये प्रेम की तलाश है या मुनाफे का गणित? वही बात है। हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत उसका पारिवारिक ढांचा है। इसलिए विवाह को केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि सामाजिक संस्था माना गया है। विवाह में सात फेरे जैसी रस्म जीवन पर साथ निभाने का वचन है। ये रिश्ता केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच होता है। इनमें समाज की भागीदारी होती है और यही सामाजिक समर्थन परिवार की मजबूती देता है। हमारी संस्कृति में विवाह को जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता है। इनमें शारीरिक या तात्कालिक आकर्षण से कई अधिक एक गहन भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव होता है। ऐसे में केवल मस्ती और पल भर के संतोष पर आधारित नैनोशिप जैसे रिश्ते क्या हमारे समाज में स्वीकार किए सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सोचने की बात है। अगर हो भी रहे हैं तो ये समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? सवाल ये नहीं है कि ये नया विचार हमारे समाज को किस कदर प्रभावित कर पाएगा, बल्कि सवाल तो ये है कि हम इसके प्रभावों के प्रति कितने जागरूक हैं। यह समय चुनौतीपूर्ण और सजग होने का है। पश्चिम का आधुनिकरण पर हम पहले से ही बहुत कुछ खो चुके हैं। अब हम बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि रिश्तों में धैर्य, समझदारी, समर्पण और जिम्मेदारी कितनी ज़रूरी है। बाजार की ओर से थोपे जा रहे नए चलन को आगमूंद कर स्वीकार करने के बजाय अपनी संस्कृति को और परंपराओं को ध्यान में रखकर उसका मूल्यांकन करना चाहिए। संभव है नैनोशिप जैसे रिश्ते पश्चिमी देशों के समाज में फिट बैठते हैं, उनके यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक जिम्मेदारियों से ऊपर है। लेकिन भारत में ये विचार सिर्फ अस्थिरता, निराशा और टूटन ही लाएगा। वेस्टर्न कल्चर है अलग, ठीक है अपने हिसाब से, पर इंडियन सोसाइटी ऐसी नहीं है। कोई नहीं, समाज फिर भी देखिए जिसे अपनाएगा वही समाज बन जाएगा। तो ये सब समाज के ऊपर है, एक या दो या तीन लोग की राय के ऊपर नहीं। फिलहाल इसी के साथ आज की ये रखते हैं। बाकी और डिटेल में करंट अफेयर जानने के लिए हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए, अच्छा लगे तो समय समय पर आर्टिकल्स भी पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।